बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। कॉमर्स स्टडी की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंस देखा था कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। जब बैंक बने थे उस वक्त तो बैंकों के फंक्शंस बहुत लिमिटेड थे, लेकिन आज चूंकि जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमी का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका हुआ है और आज हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम बैंकों को एक्सक्लूड करके कोई भी काम करेंगे। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर हो उसके अंदर बैंक लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कमर्शियल बैंक के फंक्शन है ये काफी फैलाव में आ गए हैं, यानी कि आज कमर्शियल बैंक जो काम कर रहे हैं आज से 200 साल पहले वो इतने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा कमर्शियल बैंक इकोनॉमी के अंदर एंटर हुए, वो इकोनॉमी के अंदर डीप हुए और आज के दौर के अंदर आपकी इकोनॉमी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहां पे आपके कमर्शियल बैंक अपना काम नहीं कर रहे। इस वजह से कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं उनकी जो रेंज ऑफ फंक्शंस है वो काफी ज्यादा है। तो हमारी बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस और सेकेंडरी के बाद हमने तीसरा एक हिस्सा बनाया है मिसलेनियस फंक्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमरी फंक्शंस के साथ। स्टूडेंट्स, किसी भी कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं? किसी भी चीज के प्राइमरी फंक्शन वो होते हैं जिसके लिए वो चीज बनाई गई होती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल। मोबाइल का प्राइमरी फंक्शन तस्वीर खींचना नहीं है। मोबाइल का प्राइमरी फंक्शन वीडियो बनाना नहीं है। मोबाइल का प्राइमरी फंक्शन वो है जिसके लिए मोबाइल बना था, कॉल करना और कॉल सुनना। तो मोबाइल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? कॉल करना और कॉल सुनना। किसी भी चीज का प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए वो चीज बनाई गई थी। तो जब बैंक बनाए गए थे उस वक्त बैंकों का जो प्राइमरी फंक्शन था वो आज भी बैंकों का प्राइमरी फंक्शन वही है। बुनियादी फंक्शन बैंकों का वही है। प्राइमरी फंक्शन बैंक के क्या है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। जो लोगों के पैसे उनके पास बचे होते हैं, जो लोगों के पैसे, लोगों की सेविंग उनके पास पड़ी होती हैं, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और आगे उनको इशू करते हैं लोन्स के अंदर, यानी एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। हमें बैंक के बेसिक फंक्शन के बारे में पता है, हमने कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के अंदर ये देखा था कि बैंक क्या करता है। बैंक लोगों से उनकी जमाशुदा अमानतें वसूल करता है और उसे आगे कर्जे पर जारी कर देता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सेप्ट करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन इशू करता है और इंटरेस्ट रेट का ये डिफरेंस उसका मुनाफा कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। जो लोग, जिनके पास, जो किसी भी किस्म का तबका हो, आपका बिजनेस क्लास है, आपकी सैलरी क्लास है, किसी भी किस्म का आपके इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अपनी सेविंग्स को बैंकों में रखवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और अपने पास रखता है। अगली बात ये, बैंक जब उनको अपने पास रखता है तो बैंक उनको किन कंडीशंस पे अपने पास रखता है। इनमें हम उसको फर्दर तीन कैटेगरीज में बांटते हैं: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यानी आप जब बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो या तो आप करंट अकाउंट में जमा करवाते हैं, या आप सेविंग अकाउंट में जमा करवाते हैं, या आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवाते हैं। अब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इन तीनों की डिटेल हमारी आगे पूरा एक, जब हम बैंक अकाउंट्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आएगी। फिलहाल एक एक लाइन में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जो करंट अकाउंट होता है ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है। इस पे आपको किसी किस्म का इंटरेस्ट देता भी नहीं है आपको। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है सैलरी क्लास के लिए, नॉन बिजनेस सैलरी क्लास के लिए, कि जो हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग उसमें बचाते हैं और बैंकों में रख देते हैं। ठीक है। सेविंग अकाउंट की भी आगे से काफी टाइप्स हैं, वो जब उसकी डिटेल में आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक आपको माइनर सा इंटरेस्ट देता है। थर्ड वन हमारे पास आता है एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आमतौर पर जो हमारे रिटायर्ड लोग होते हैं, जिनको रिटायरमेंट पे लमसम पैसा मिलता है, तो वो क्या करते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक सबसे ज्यादा हाई रेट आपको इंटरेस्ट का देता है, सबसे ज्यादा रेट आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे मिलता है। इनकी डिटेल हम इनके जो रेलिवेंट टॉपिक आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो बैंक बैंक के पास जब हम पैसा रखवाते हैं तो बैंक के पास हम पैसा, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं हमारे बैंक के साथ।
या तो हमने बैंक को पैसा दिया है करंट अकाउंट में रखने के लिए, या तो हमने बैंक को पैसा दिया है सेविंग अकाउंट में रखने के लिए, या तो हमने बैंक को पैसा दिया है एफडी में रखने के लिए। अब करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं, सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी कि एज कंपेयर टू सेविंग ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसी तरह करंट अकाउंट में आप जब चाहे पैसे जमा करवा सकते हो, जब चाहे पैसे निकलवा सकते हो। सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसे जमा तो करवा सकते हो लेकिन पैसे निकलवाने की एक लिमिट फिक्स होती है, जबकि एफडी के अंदर ना तो पैसे जमा करवाए जा सकते हैं और ना ही पैसे निकलवाए जा सकते हैं अप टू दैट पीरियड जिस पीरियड के लिए आपने एफडी करवाई है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास बेसिक अकाउंट ये तीन है। फर्दर जब हम आएंगे पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन से अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं बैंक, उसमें हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा फंक्शन था इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि लोगों के जो बचे हुए पैसे हैं, लोगों की जो सेविंग्स है वो बैंक अपने पास रख लेगा। बैंक अपने पास किस तरह से रखेगा, या तो करंट अकाउंट की फॉर्म में रखेगा, या सेविंग अकाउंट की फॉर्म में रखेगा, या फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में रखेगा। अब सेकंड फंक्शन बैंक का क्या है, बैंक ये पैसे अपने पास तिजोरी में नहीं रख लेता, बैंक इन पैसों को आगे इन्वेस्ट कर देता है, या इन्वेस्ट कर देता है या इन्वेस्टर्स को दे देता है, या इंडस्ट्री में लगा देगा, या रियल स्टेट में लगा देगा, या किसी बिजनेस को दे देगा। अब जब बैंक जिस तरह से बैंक जब बैंक जब सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है तो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्सेप्ट करता है। इसी तरह जब बैंक लोन इशू करता है तो उसके भी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, बैंक का लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, मीडियम टर्म लोन हो सकता है। अब बैंक किसी बिजनेस को जब लोन इशू करता है तो उस वक्त किस किस तरह का लोन इशू कर सकता है। सबसे पहले बैंक डिमांड लोन इशू कर सकता है। डिमांड लोन्स कौन से होते हैं, डिमांड लोन ऐसे लोन होते हैं जिनकी कोई मुद्दत नहीं होती, बैंक जब चाहे वो रिकॉल कर सकता है। बैंक ने किसी बिजनेस को 1 करोड़ रुपया दिया, बैंक 5 दिन बाद वापस मांग लेगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वापस मांग लेगा। इन्हें डिमांड लोन्स कहते हैं, कि जो बैंक किसी भी वक्त वापस ले सकता है। डिमांड लोन्स के बारे में याद रखिएगा कि डिमांड लोन सिर्फ उनको इशू किए जाते हैं जो इंतहाई क्रेडिट वर्थ वाले लोग होते हैं, जो बैंकों के बहुत लॉयल कस्टमर होते हैं, उनको डिमांड लोन इशू किए जाते हैं, और जिनके बारे में बैंकों को पता होता है कि ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे या डिफॉल्ट नहीं करने जा रहे। सेकंड पे बैंक देता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी एक टाइप ऑफ लोन है। ठीक है, हम कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, तकरीबन ये बच्चे काफी इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है। हम एक छोटी सी वीडियो अलग से उसकी भी बना देंगे कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है। इंशाल्लाह उसकी भी एक छोटी सी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल अभी चूंकि हम इनकी डिटेल नहीं पढ़ रहे, अगर इनकी डिटेल दी तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोन्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये बिल्कुल अलग से भी क्वेश्चन है। जब इनके हम अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इनकी प्रॉपर डिटेल हम वहां पे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन जो बैंक किसी भी वक्त वापस ले सकता है। सेकंड हमारे पास आता है कैश क्रेडिट। इस सेकंड हमारे पास आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी एक तरह का लोन है, ठीक है, जो बिजनेसेस को इशू किया जाता है अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। रॉ मटेरियल हो गया, सैलरीज की पेमेंट हो गई, इस तरह के इश्यूज को मैनेज करने के लिए जो शॉर्ट टर्म एक लोन होता है कैश क्रेडिट, वो इशू किया जाता है, उसे कहते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में एक अलग से अकाउंट खोला जाता है और जितनी रकम विड्रॉ की जाए सिर्फ उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, सारी रकम पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। तीसरा हमारे पास आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये सबको पता है कि जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, बैंक इनको एक इंसेंटिव ये देता है कि आप अपने अकाउंट में मौजूद रकम से ज्यादा निकलवा सकते हैं। जैसे फर्ज करें मेरे अकाउंट में 50,000 है और मुझे 60,000 चाहिए, तो बैंक मुझे ये फेवर करेगा, क्योंकि अगर मैं उसका बहुत अच्छा कस्टमर हूं तो। ये इन सब चीजों के पीछे अजम्पशन है कि जो आपके क्रेडिट प्रिंसिपल्स हैं ना, जो किसी भी आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करने के होते हैं, वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, आप बैंक के बहुत लॉयल कस्टमर हैं, बैंक के चहीते कस्टमर हैं, आपके साथ बैंक के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर बैंक आपको ये फैसिलिटीज देता है। ओवरड्राफ्ट मुझे चाहिए, 50,000 मेरे अकाउंट में मौजूद है लेकिन मुझे चाहिए 60,000, तो मैं बैंक से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे ओवरड्राफ्ट दे दें, तो बैंक मुझे अलाउ करेगा कि मैं अपने अकाउंट में से 60,000 निकाल लूं। तो जो 10,000 मैंने एक्स्ट्रा निकाला, ओवर पेमेंट निकाली, ओवर रिसीट की, वो मेरा ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्रान यानी ज्यादा पैसे मैंने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसमें मुझे पूरी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। तो ये भी एक बैंक की तरफ से शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है जी मोर्टगेज लोन। मोर्टगेज लोन ये लॉन्ग टर्म लोन है। जब हम बैंक के पास जाते हैं, हम बैंक से कहते हैं जी मुझे 2 करोड़ का कर्जा चाहिए। बैंक कहता है ठीक है, आप अपने घर के कागज रखवा दें, या जो आपके पास घर में सोना गोल्ड पड़ा हुआ है वो रखवा दें।
तो हम उसको गिरवी रखवा देते हैं। उर्दू में से कहते हैं गिरवी रखवाना, मॉर्टगेज करना। तो जब हम बैंक के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई मूवेबल इमूवेबल चीज रखवाते हैं, आमतौर पर इसमें इमूवेबल आती हैं, इमूवेबल चीज रखवा के बैंक से कोई कर्जा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज लोन। ये सारे कर्जे ही हैं, ये सब लोन है, ये सब क्या है, लोन है। कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, इनमें कंडीशंस का थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ये सारे ही पैसे हमने बैंक को वापस करने हैं, हम कोई पैसा रख नहीं सकते। अगर हमने डिमांड लोन लिया, कैश क्रेडिट लिया, ओवरड्राफ्ट लिया, मॉर्टगेज लिया, ये सारे पैसे लोन है और सारे पैसे वापस करने हैं। हाँ, जो हमारे बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको लेने के ऊपर, उनमें थोड़ा थोड़ा कंडीशंस का फर्क होता है, जिसकी वजह से इनके नामों में फर्क आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि बैंक क्या करता है, हमारे बिलों को डिस्काउंट करता है, अपना कमीशन इंटरेस्ट के नाम से काटता है और हमें बकाया रकम दे देता है, और बाद में जो ड्राई होता है वो पेमेंट बैंक को कर देता है। ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस। ये एक बहुत अच्छी चीज है प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या होता है कि आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को अपना बिजनेस आइडिया देते हो, बैंक से कहते हो कि सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। बैंक आपका बिजनेस आइडिया सुनता है और बैंक कहता है कि ठीक है, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो आप काम करें। तो आप बैंक से कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ आइडिया है, पैसे कोई नहीं है। तो उस प्रोजेक्ट को फिर आपका बैंक फाइनेंस करता है, उस प्रोजेक्ट को आपका बैंक फाइनेंस करता है। बैंक कहता है ठीक है जी, मैं आपके साथ इसमें पैसा लगाऊंगा, लेकिन मुनाफे की शरह ये होगी, जो भी उसकी कंडीशन है। तो ये हमारे पास आ गए लोन्स की टाइप्स। वैसे डिफरेंट बुक्स ने इसको डिफरेंट तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है, और आपको जब आप बुक पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा और टाइप्स भी मिलेंगी, लेकिन वो घूम घाम के इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है। अगर वो कहता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कहता है, या और कोई एक्स वाई जी कहता है तो वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है। तो आपने बुक को देख के परेशान नहीं होना कि सर ने कुछ छुड़वा दिया या कुछ ज्यादा पढ़ा दिया। ना कुछ छुड़वाएंगे इंशाल्लाह, ना कुछ ज्यादा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमारे थे प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में हमारे पास पहले आता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स और इशुएंस ऑफ लोन्स। ये दोनों हमने कवर कर लिए। मैं दोबारा एक बात बता दूं, जब आपको फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का क्वेश्चन आएगा तो आपने इन सब चीजों को सिर्फ एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, इनकी डिटेल नहीं देनी। अगर आप इनकी डिटेल देंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन गिवन टाइम के अंदर पूरा नहीं होगा। तो प्राइमरी फंक्शंस वो होते हैं जिसके लिए वो बैंक बना होता है। अब सेकेंडरी फंक्शंस कौन से फंक्शन? नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस, जिस जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, बैंक अपने फंक्शंस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, या बैंकों के फंक्शन एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है। तो मजीद इन बुनियादी फंक्शंस के अलावा बैंकों ने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए, और तकरीबन सारे बैंक ये काम अब भी करते हैं। इन्हें हम कहते हैं बैंकों के सेकेंडरी फंक्शंस। जिस तरह मैंने आपको शुरू में मोबाइल की मिसाल दी कि मोबाइल आया था फोन करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल फोन के लिए लेती ही नहीं है। वो वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, या इस तरह की चीजों के लिए लेती है। ठीक है। तो सेकेंडरी फंक्शंस ये भी तकरीबन तमाम बैंक परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी फंक्शन तो करते ही करते हैं क्योंकि ये बाय डेफिनेशन उनके फराइज हैं। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है जी पेमेंट एंड रिसीट ऑफ चेक्स। ठीक है। बैंक आपके बिहाफ पे चेक रिसीव भी करता है और बैंक आपके बिहाफ पे चेक पे भी करता है। पहले क्या होता था कि आपको अगर जिस बैंक का चेक आपको मिला है, जैसे मैं जिस जहां पे जॉब करता हूं, मुझे वहां से एक्स बैंक का चेक मिला है, अब वो एक्स बैंक से ही उसकी पेमेंट होगी। ठीक है। मेरा अकाउंट जहां भी है उसकी पेमेंट वही कंसर्न्ड बैंक करेगा। लेकिन अब क्या होता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी की वजह से मैं वो चेक अपने बैंक में जमा कराता हूँ, मेरा बैंक उसको क्लियर करवा देता है। तो हमारे जो चेक की रिसीट है और जो पेमेंट्स है, ये हमारा बैंक करता है, एज एन एजेंट हमारे लिए ये काम करता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स, ये हम सबको पता है, इसको आप डिविडेंड से देख लें या सैलरी से देख लें। हमने जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। इसी तरह जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं। ठीक है। अब कंपनी वाले हमें फोन नहीं करते कि जनाब आपकी सैलरी भेज रहे हैं या आपका डिविडेंड भेज रहे हैं, वो हमारे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। और हमें मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो ये सर्विस भी बैंक हमारे लिए कलेक्ट करता है, हमारी सैलरीज कलेक्ट करता है, हमारे डिविडेंड्स कलेक्ट करता है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे पास का काम नहीं है, तो आप अपने बैंक के पास जा सकते हैं। आप अपने बैंक से कहेंगे सर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं शेयर मार्केट के अंदर ऑपरेट करूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपका बैंक आपके लिए काम करेगा। और इस वक्त काफ़ी बैंक, तकरीबन तकरीबन सारे बैंक ये काम कर रहे हैं। उसके बाद है जी ओबे द इंस्ट्रक्शंस। ये तो बुनियादी बात है।
अगर आप बैंक से कहते हैं कि जनाब मेरा जो बिल आता है, बिजली का बिल आता है या गैस का बिल आता है, वो आपने हर महीने जब भी आया आपने पे कर देना है, तो बैंक वो पे कर देगा। आप जो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दोगे, आप कहते हो जी मेरे बच्चे की फीस जाती है हर महीने, स्कूल वाले मेरे पास मत आएँ, मेरे बच्चे की फीस चली जानी चाहिए। तो जैसे ही उसकी ड्यू डेट आएगी, बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। यानी कि अगर आपने बैंक को इन राइटिंग एक इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो अनलेस कि आप उसको विथड्रॉ ना करो, बैंक उस पे अमल करता जाएगा। ठीक है? बैंक उस पे अमल करता जाएगा, तो आप बैंक को कोई भी इंस्ट्रक्शन, लेकिन इस सब के लिए बैंक एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। ठीक है? उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आज बैंकों ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम अपने अकाउंट्स को खुद ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू। हम अपने बिजली के बिल खुद पे कर सकते हैं, हम किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी पैसे मंगवा सकते हैं। पहले ये एक्सेस बैंकों ने हमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब चूंकि मोबाइल बैंकिंग के आने के बाद जब मोबाइल ऐप्स डेवलप हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मोबाइल बैंकों ने अपने कस्टमर को दे दिया हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स की फैसिलिटी बैंक देते हैं। उसके बाद ट्रस्टी, ट्रस्टी कहते हैं जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को अच्छा नहीं चला पा रहे, या आपके पास बिजनेस आइडियाज शॉर्ट हैं, या आप बाहर जाना चाहते हो लेकिन बिजनेस बंद करके नहीं जाना चाहते, तो आप अपने मामला को बैंक को हैंड ओवर कर सकते हो। ठीक है? और बैंक पे ट्रस्ट करके आप बैंक को हैंड ओवर कर सकते हो, और बैंक उसको एज अ ट्रस्टी रन करेगा। एजेंट, अच्छा ये जितने भी हमने ऊपर काम पढ़े, ये सारे के सारे फंक्शंस बैंक एज एन एजेंट करता है। सेकेंडरी फंक्शंस बैंक हमारे लिए जो कर रहा है वो एज एन एजेंट का। वैसे तो बैंक हमारा एजेंट है। बैंकर कस्टमर रिलेशन में हमारा जो बैंक के साथ बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उसमें से एक रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का भी है। तो बैंक हमारा एजेंट होता है। जब हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बैंक हमारा एजेंट है और हम उसके प्रिंसिपल हैं। तो ये हमारे पास आ गए सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। अब कुछ बुक्स में इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं, तो उन्हें हमने कह दिया है मिसलेनियस फंक्शन। वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शंस के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि लाजिम नहीं है कि हर बैंक वो करे। आप ये देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस हर बैंक वो फंक्शंस परफॉर्म करता होगा, सेकेंडरी फंक्शन भी हर बैंक परफॉर्म करता होगा, लेकिन मिसलेनियस की बात होगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे बैंक ये काम नहीं कर रहे, वो इनकार भी कर देते हैं। जैसे आप कई दफा बैंक में बिल जमा करवाने जाते हैं, बैंक कहते हैं जी हम बिल जमा ही नहीं करते। ठीक है? हज दरखास्तें हैं, जैसे हज एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे बैंक बाहर लिख के लगा देते हैं कि यहाँ हज एप्लीकेशन वसूल की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक कहते हैं हम करते ही नहीं। तो ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कुछ बैंक देते हैं और कुछ बैंक नहीं देते, और बैंक अगर इस पे इनकार कर दे तो उन पे किसी किस्म की पेनल्टी इम्पोज नहीं होती। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास मिसलेनियस फंक्शंस में डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको पहले भी बताया था कि हर बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करता। कुछ बैंक्स की कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस को स्टेट बैंक अलाउ करता है, वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में हर बैंक डील नहीं करता। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए अब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। सेकेंडली, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है आप में सुलह करवाने वाला। जैसे दो पार्टनर्स में कोई लड़ाई हो गई है, तो बैंक एज एन आर्बिट्रेटर, एज अ सालिस, सुलह कराने वाला बीच में आ जाएगा। तो आप बाज़-औक़ात आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप बैंक से कहते हो जी आप हमारे आर्बिट्रेटर बन जाएं। बाज़-औक़ात बैंक मान जाता है, बाज़-औक़ात बैंक कहता है नहीं जी मैंने किसी भी किस्म के रफड़-होले में नहीं पड़ना, मैंने किसी भी किस्म की जो है ना वो लड़ाई में नहीं आना। तो ये भी बैंक की ऑप्शन है, चाहे तो एज एन आर्बिट्रेटर आ जाए, चाहे तो ना आए। उसके बाद है जी हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बैंक चाहे तो आपके बिल डिस्काउंट करे, चाहे तो ना करे, उसकी मर्जी है। बैंक कह सकता है जी मैंने आपका बिल डिस्काउंट नहीं करना, इस पे बैंक पे किसी किस्म की पेनल्टी नहीं है। उसके बाद है जी फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स। हर कुछ बैंक आपको लॉकर्स की फैसिलिटी देते हैं, कुछ बैंक नहीं देते, ये भी उसके मिसलेनियस फंक्शन है। अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर बैंकों के थ्रू सेल करती है। अब बैंक को इस पे कमीशन मिलता है। बैंक चाहे तो अंडर राइटिंग की सर्विस दे, चाहे तो अंडर राइटिंग की सर्विस ना दे। और लास्ट वन हमारे पास आता है एटीएम एंड सीडीआर। ये दो अलग अलग पॉइंट है, आप इसको अलग कर लें, इकट्ठा कर लें, कोई बात नहीं। एटीएम जो पैसे निकालने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन यूज होती है, और सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन। कैश डिपॉजिट मशीन का रिवाज अभी इतना नहीं है पाकिस्तान में, आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन एटीएम आपको हर जगह नजर आएगी। ठीक है? अब एटीएम हर बैंक के बाहर नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये बैंक का मिसलेनियस फंक्शन है। हाँ, अगर स्टेट बैंक कह दे कि जनाब हर बैंक एटीएम रखेगा, तो फिर आपको हर बैंक के बाहर एटीएम नजर आएगी। लेकिन आपको पता है क्योंकि हर बैंक के बाहर आपको एटीएम नजर नहीं आती, इसलिए जो एटीएम होता है, जो सीडीएम होता है,
ये बैंक का मिसलेनियस फंक्शन में जाता है। चाहे तो बैंक इससे ऑपरेट करे, चाहे तो वो एटीएम ना रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक पॉइंट आप और लिख लें हज एप्लीकेशंस का। हज एप्लीकेशन का एक पॉइंट लिख लें कि हर हज एप्लीकेशन हर बैंक नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि वो उसका बुनियादी फंक्शन नहीं है, उसका मिसलेनियस फंक्शन है। आप बाज़ औक़ात बैंकों के पास जाते हैं और इसमें बिल के ऊपर भी ऐड कर लेना, क्योंकि हज के लिए हर बंदा तो एप्लीकेशन नहीं देता, लेकिन बिल्स अक्सर लोग हमने देखा है कि जो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उन्हें कहते हैं जी हम बिल नहीं लेते। बाज़ बैंकों ने तो बाहर लिख के लगाया होता है कि यहाँ पे बिल जमा नहीं होते, और बाद ने लगाया होता है यहाँ पे बिल जमा हो जाते हैं। तो इसी तरह जो बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं और हज एप्लीकेशन है, ये भी मिसलेनियस फंक्शन में आता है। ये बैंक के प्राइमरी या सेकेंडरी फंक्शन में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है आज का, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं कि ये सब चीज़ों के डिटेल्स मौजूद हैं किताब के अंदर। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिर टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स की भी, इनके अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं और इनकी डिटेल्स भी हैं। लेकिन जब आपको पेपर में फंक्शंस का क्वेश्चन आएगा तो आपने हर पॉइंट के अंदर 2 लाइनों से ज़्यादा, 1 से 2 लाइनों के दरमियान अपनी बात को कंप्लीट करना है। अगर आप हर पॉइंट की डिटेल देने लग जाओगे तो उससे फिर आपका जो गिवन टाइम है उसमें क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, ठीक है। बाकी बैंक अकाउंट्स जब पढ़ेंगे हम इसके अलावा भी पढ़ेंगे और कौन कौन से बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लोन में इसको मजीद देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस का क्वेश्चन आएगा तो आपने 1 से 2 लाइनों में हर पॉइंट को कंक्लूड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो, या आप चाहते हो कि उसकी मज़ीद डिटेल आपको मिले, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सजेशंस की बहुत ज़रूरत रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।